हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे पार्ट 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न मेनली सभी एग्जाम में पूछता है। वैसे अधिकतम देखा जाए तो अधिकतम पूछता है रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछता है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग पढ़ेंगे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय में मेनली दो ही चीज़ होता है, एक तो वह जिसकी आय है, एक तो कुछ ना कुछ खर्च करेगा और कुछ ना कुछ बचत करेगा। आय में यही यही दोनों चीज़ होती है, खर्च और बचत। तो आय में क्या होगा, आय बराबर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वह खर्च करेगा और कुछ ना कुछ वह बचत करेगा। इनकम तो वही तो होती है जो कुछ ना कुछ खर्च करेगा, कुछ ना कुछ बचत करेगा। यदि हमको खर्च निकालना रहे, ठीक है, तो आय को आय रहने देंगे, यहाँ बचत प्लस है तो यहाँ आएगा बचत माइनस हो जाएगा, ये बराबर के, यानी खर्च बराबर होगा आय माइनस बचत। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सीधा क्वेश्चन पे। अब हम लोग सीधा आएंगे क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन कि P तथा Q की आय 3 और 4 के अनुपात में है तथा उनके व्यय का अनुपात 2 और 3 में है। यदि इनमें से प्रत्येक का मतलब P और Q 600 रुपये की बचत करते हैं तो P की आय ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, अगर इसको बेसिक से देखें, M1 मेथड बेसिक वाला, P की आय मान लेंगे। माना P की आय क्या हो जाएगी, P की आय माना P की आय हो जाएगी 3x, Q की आय हो जाएगी 4x। ठीक है, अगर इसी आय में से हम बचत को घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा, खर्च मतलब व्यय आ जाएगा। ये P की आय कितनी थी, 3x, अब Q की आय कितनी थी, 4x। अगर इसी में से हम सभी का जो 600 रुपये को वो दोनों लोग बचत कर रहे हैं, इसी बचत को हम घटा दें तो मेरा जो खर्च हुआ है वो आ जाएगा। खर्च का मतलब व्यय जितना हुआ है उतना आ जाएगा। व्यय कितना हुआ, 2 और 3 के रेशियो में, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 और 3 के रेशियो में हो जाएगा। तो अब हम इसको क्रॉस गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। तो करेंगे हम 3 से, अगर इसमें करेंगे 3 तिरिक्का 9, यानी 3 में 3x से करेंगे 3 तिरिक्का 9x हो जाएगा, और माइनस 3 का जब 600 में करेंगे 3 छक 1800 हो जाएगा। ये बराबर होगा, ये 2 का जब 4 में गुणा करेंगे 2 चौक 8x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 2 का जब 600 में करेंगे तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 9x को 9x रहने देंगे, यहाँ 8x प्लस में है तो यहाँ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 8x। ये बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस 1200 है, ये यहाँ माइनस है तो माइनस रहने देंगे, यहाँ माइनस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 1800। ठीक है, अब यहाँ 9x में से 8x जब जाएगा तो x बचेगा, तो यही x बराबर हो जाएगा, जब 1800 प्लस में है 1200 माइनस में है, तो 1800 में से जब हम 1200 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 600। 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी 1800 में जब 1200 घटा देंगे तो 600 आ जाएगा। तो अब x का मान निकल गया। अब हमसे पूछा क्या है कि P की आय ज्ञात कीजिए। P की आय कितनी है, 3x। ठीक है, P की आय 3x है, तो P की आय 3x है। जब P की आय 3x है तो 3 को 3 रहने देंगे। x का मान कितना आया है, x का मान आया है 600, ये बराबर 3 छक 1800, यानी यही P की आय हो गई 1800 रुपये। ठीक है, ये तो हम लोगों का हो गया बेसिक मेथड। एग्जाम में हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। वैसे जानने के लिए ये ज़रूरी है, बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगी तो जान लीजिए मैथ नहीं आया। बेसिक बहुत ज़रूरी है, वो तो शॉर्ट करना एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम समय देता है कोई भी। लगभग 20 मिनट 25 मिनट में 20-25 क्वेश्चन हल करना रहता है। अगर हम लोग शॉर्ट नहीं जानेंगे तो सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो देखिए अब सेकंड मेथड देखते हैं, दूसरा वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दूसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दूसरा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम। अब इसमें दिया P तथा Q की आय कितनी है, अगर हम इससे देखते हैं 3 और 4 है, ठीक है, 3 और 4 के रेशियो में है, ये आय है, क्या है, आय, P और Q है, ठीक है। अब इसका जो व्यय है, व्यय कितना है, 2 और 3 के है, 2 और 3 में है, 3 के रेशियो में है, ठीक है। अब ये लोग बचत कितनी करते हैं, ये भी 600 करता है, ये भी 600 करता है, ठीक है, दोनों 600 करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना, ये जो यहाँ का इंटू होता है, ये यहाँ का इंटू और यहाँ का इंटू, ये इनका अंतर, यहाँ के इंटू का अंतर दोनों बराबर होते हैं। तो देखेंगे हम 3 तिरिका 9, यानी यहाँ का इंटू जो करेंगे 9, इनका अंतर, और 4 दूनी 8, इनका अंतर हो जाएगा 8, ये जो बराबर होगा 1 के, यही 1 जो है बराबर हो जाएगा इसके, और इसका अंतर देख लेंगे, 2 छक्का 1200, ये अंतर 3 छक 1800, ठीक है, यही बराबर हो जाएगा 600 के, क्योंकि अंतर का मतलब होता है कि बड़े से छोटा घटाना, ठीक है। ये 1800 में से जब 1200 घटा देंगे 600, यही जो 1 600 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो इसका इंटू इन दोनों का अंतर, इसके इंटू इन दोनों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 बराबर हो जाएगा 600 के। तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा P की आय कितनी है, तो P की आय रेशियो में कितनी थी, 3, जब 1 बराबर 600 के, तो 3 बराबर 600 गुणे 3 यानी 1800 के, ये आ गया हम लोगों का आंसर 1800। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो है इनका गुणा करके इनमें जो अंतर आया, इनके मतलब इनका और इनके गुणा करने पर जो अंतर आएगा उसके बराबर हो जाएगा। जैसे देख लेंगे, 3 का जब 3 में किए 9 हुआ, 4 का 2 में किए 8 हुआ, इनका जब अंतर लिए 1 हुआ, यही जो अंतर बराबर होगा, इनके गुणा करने पर, इनके गुणा करने पर जो अंतर आएगा वो उसके बराबर हो जाएगा। तो ये 1 है, 1 बराबर 600 के हो गया। तो हमसे P की आय पूछी थी, P की आय 3 है, तो 3 बराबर हो जाएगा 600 गुणे 3, 1800 हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लगेगा, और ये ऐसा मेथड है जो हमेशा जनरली हर जगह यूज होता है। लगभग अगर हम आय संबंधी पढ़ रहे हैं उसमें भी, जोड़ने घटाने वाले में भी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला सवाल। सवाल क्या है, इसमें दिया है कि x तथा y की आय 4 और 3 के अनुपात में है, इनका व्यय जो है, इनका खर्च जो है 12 और 7 के अनुपात में है, दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपए की बचत करते हैं। तो x की आय कितनी है यही ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको, ये सेम पहले पर ही आधारित है, जो पहला पूछा था उसी पर यह आधारित है। तो देखेंगे यहाँ पहला मेथड, x की आय क्या है, x की आय मान लेंगे, माना x की आय क्या है, हो जाएगी 4x, y की आय क्या हो जाएगी 3x, ठीक है। ये 4x, जब इसको एक्चुअल मान लेंगे 4x, y की 3x हो जाएगी। अब इसी आय में से अगर हम जो बचत थी 3200 रुपया, इसी को हम माइनस कर देंगे तो हम लोगों का खर्च प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि होता है खर्च बराबर होता है आय माइनस बचत के, ये होता है ना। जब इसी आय में से हम बचत को माइनस कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, खर्च मतलब व्यय, जितना व्यय हुआ है वो आ जाएगा। 12 और 7 के रेशियो में व्यय हुआ था, 12 और 7 के रेशियो में व्यय हुआ था, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे क्रॉस से सॉल्व, क्रॉस गुणा करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 का जब इसमें करेंगे 7 चौक 28x हो जाएगा, ये माइनस 7 का जब 32 में करेंगे 7 शून्य 7 शून्य, इस 7 में जब 4 से करेंगे 7 दूनी 14 के 4, ये 7 का जब 3 में करेंगे, इसमें हासिल 1 है, 7 का जब 3 में करेंगे 21, 21 एक हासिल 1 22 हो जाएगा। ये बराबर होगा 12 का जब 3 में करेंगे तो 12 तिहाई 36x, और माइनस हो जाएगा 12 का जब इसमें करेंगे, ये 2 बार 0 तो 2 बार 0 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 के 4 हासिल 2 निकला है,
और 12 तिहाई 36 हासिल 2 38, क्या हो गया 38। अब इस 36x को 36x रहने देंगे, यहाँ ये प्लस में है तो यहाँ आएगा 28x माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस 2200 है, माइनस की क्या है 22,400। अब यहाँ ये जब इधर आएगा, ये माइनस में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 38,400, ठीक है। अब इस 36 में से जब 28 घटा देंगे तो आ जाएगा 8x, यही 8x बराबर होगा जब हम 38,400 में से 22,400 घटाएंगे, इस जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, इस जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो हो जाएगा, इस 4 में से 4 को घटाएंगे जीरो हो जाएगा, इस 8 में से जब हम 2 को घटाएंगे 6 हो जाएगा, और इस 3 में से जब ये 2 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी 8x बराबर 16,000 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 से जब यहाँ कटा देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 2000। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा यही है कि x की आय कितनी है। x की आय 4x है, 4x है तो x का मान क्या है, x का मान है, x का मान 2000 है तो ये 2000 हो जाएगा, यानी 4 से जब गुणा कर देंगे 4 दूनी 8000। ये हो गया हम लोगों का x की आय, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक वाला। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में आएगा। तो हमने आपको क्या बताया था क्रॉस वाला, क्रॉस में हम क्या बताए थे आपको, ये मान लो x है, ये y है, ठीक है। अब इसके जो आय है, इनकम है, ये क्या दिया है 4 और 3 के। अब इसका जो व्यय है, व्यय दिया है 12 और 7 के, ठीक है। और ये लोग बचत कितनी कर रहे हैं, दोनों लोग समान बचत कर रहे हैं 3200 की। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या बताए हैं, यही बताए हैं ना कि जो यहाँ का इंटू यहाँ का इंटू इन दोनों का अंतर लेके, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, जब 12 का 3 में करेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। ये अंतर जब लेंगे, ये 4 का 7 में करेंगे 28 हो जाएगा। ये बराबर क्या हो गया 6 के। अब इनका इंटू करके, इनका इंटू करके जब अंतर लेंगे वही 6 के बराबर हो जाएगा। जब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 का करेंगे तो 12 हो जाएगा। पहले इसका करते हैं, 0 0 हो जाएगा। 7 का जब 2 में करेंगे 7 दूनी 14 के 4, 7 त्रिक 21 हासिल है 22। ये अंतर लेंगे जब हम इसका इसमें करेंगे 12 का 2 बार 0 है तो 2 बार 0 हो जाएगा। 12 दूनी 24 के 4, 12 तिहाई 36, 36 2 38 हो जाएगा। यानी इनका अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटाना, ठीक है। तो 38,400 में से जब हम 22,400 घटा देंगे तो आएगा 16,000, ठीक है। ये अंतर था 8 के, क्योंकि 28 में से 36 में से जब 28 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यही 8 बराबर होगा 16,000 के, ठीक है। ये जब 22,400 में से जब 38,400 में से 22,400 घटाएंगे तो हो जाएगा 16,000। यही 8 बराबर 16 के हो जाएगा। 8 बराबर क्या हो जाएगा 16,000 के। तो 8 से जब हम कटाएंगे 8 एकन्न 8, 8 दूनी 16, यानी 1 बराबर हो जाएगा 2,000 के। अब हमसे पूछा क्या है, यक्स की इनकम, यक्स की आय क्या है। यक्स की आय 4 है। जब 1 बराबर 2,000 के तो 4 बराबर 4 गुणे 2,000, यानी 4 दूनी 8,000 के। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा वाला। हाँ, तो तीसरा वाला सवाल देखिए। अब तीसरा वाले सवाल में क्या पूछा है, रीता और गीता प्रति माह क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये पाती हैं का मतलब यही इनकी इनकम आय है, यही इनका वेतन है। तो क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं। तो दोनों की बचतों का अनुपात पूछा है। दोनों की बचतों का अनुपात यानी रीता की बचत, जो रीता की बचत है इसका अनुपात पूछा है गीता की बचत से, गीता की बचत से, ठीक है। ये बताइए रीता की बचत, अगर मान लीजिए कोई 70% खर्च कर रहा है तो बचत कितना करेगा।
जब 70% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब है वह 30% बचत करेगा, और कोई 80% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब है 20% बचत करेगा। तो देखेंगे रीता की पहले आय कितनी है, 6,000 रुपये, और गीता की आय कितनी है, 8,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें दिया है कि रीता जो है प्रति माह 70% खर्च करती है, 70% खर्च करती है कि इसका मतलब है वह 30% बचत करती होगी। 30% का मतलब 30/100 हो जाएगा। और कहा कि गीता 80% खर्च करती है, 80% खर्च का मतलब वह 20% का बचत करती है। 20% का मतलब होगा 20/100। तो अब कटा लेंगे डायरेक्ट, यहाँ से 100, यहाँ से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, क्योंकि रेशियो के इधर उधर कट जाता है। 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 6 गुणे 30, ये रेशियो के 2 1 20 गुणे 8, ये 8 है, यहाँ 20 है। ठीक है, ये 8 है 20। अब इसको भी काटा लेंगे, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 2। अब 2 से 6 में भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, यहाँ 3 बचा, यहाँ भी 3 है, 3 गुणे 3, ये रेशियो हो जाएगा 8 के, यानी 3 त्रिका 9, ये रेशियो 8 हो गया। यानी दोनों का जो अनुपात है उनकी बचतों का अनुपात 9 और 8 के रेशियो में है। ठीक है, यही हो गया, यही बेसिक है, यही सब कुछ है। बेसिक से करेंगे ना तो आप लोग सीखेंगे ज़्यादा। और ठीक है, देखिए अब इसके बाद अब आय और व्यय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और भी उसको हम प्रैक्टिस में कराएंगे। तो केवल आपको एक ये स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया गया है। अभी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, ये तो एक सभी टाइप का करा दे रहे हैं। अब इसके बाद कराएंगे अनुपाती विभाजन वाला प्रश्न। इसके बाद अगला टाइप है अनुपाती विभाजन वाला टाइप जो अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न होता है वो अगले टाइप में पढ़ाएंगे। चलिए, विभाजन पर आधारित प्रश्न हल करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। एक अभी जो 24 को हुआ है यूपीएससी सीसैट वाला पेपर, सीसैट में एक रेशियो का क्वेश्चन दिया था। तो आप और भी चैप्टर के क्वेश्चन दिए हैं, तो केवल मैं रेशियो ही पढ़ाया हूँ, इसलिए रेशियो वाला क्वेश्चन केवल देखेंगे। इसमें दिया था एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक, क्या दिया था, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और इसमें दिया था एक्स वाई का रेशियो दिया था 1 और 2 के, वाई और जेड का रेशियो दिया था 3 और 5 के। इसमें पूछा था 5x - 3y प्लस जेड का मान पूछा था, इसका संभव मान पूछा था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन भी दिया था, ऑप्शन दिया था 180, 190 और सी वाला दिया था 196 और डी वाला दिया था 200। ठीक है, तो इसको देखिए, हम आप लोगों को बताए थे खंडित अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो इसको देख लीजिए, x और y का रेशियो, पहले इसको एक दूसरे में सम्मिलित करेंगे, क्योंकि यहाँ y का मान 2 अलग है, यहाँ y का मान 3 अलग है। पहले ऐसा करेंगे कि दोनों जगह y का मान समान हो जाए, तो हम x y z का रेशियो निकालेंगे। x y z का हमने आपको क्या बताया था, इस वाला बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बताए थे, ऐसे हल करना बताए थे ना। यहाँ गैप भरेंगे, गैप ये वही पड़ोसी वाला भरते हैं। ठीक, ऐसे आपको बताए थे। ठीक इसी प्रकार पहला रेशियो क्या है, पहला रेशियो है 1 और 2 के। अब इसके नीचे y और z का क्या था, 3 और 5 के। तो अब यहाँ गैप हम भरेंगे, यहाँ एक गैप है, यहाँ एक गैप है। ठीक है, अब इसका गैप हमेशा जो है पड़ोसी रहता है वही भरते हैं, इसका गैप यहाँ 3 है। अब इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x y और z का रेशियो प्राप्त हो जाएगा। ये हो 3 × 3, ये 6 हो गया, ये 5 दूनी 10, ये हो गया 3 6, ये 3 6 और 10 के रेशियो में आ गया x y z का रेशियो। अब हम यही मान डायरेक्ट इसमें रख लेंगे, तो 5x का मान कितना है, 3, ये माइनस y 3y, y का मान कितना है 6, ये प्लस z का मान कितना है 10। ठीक है, अभी हल करेंगे, 5 तिहाई 15, ये माइनस 3 छक 18, ये प्लस 10, ये हो गया 15 में से 18 का, ये -3 हो गया, ये प्लस 10, ये बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखेंगे 7, अब 7 आ गया ऑप्शन में, तो मेरा कुछ है नहीं। लेकिन हमने आपको क्या बताया था
जो आता है वो उसका जो है गुणज भी हो सकता है। इसमें देख लेंगे अब 7 का गुणज ऑप्शन में कौन है। अब इसको अगर 7 से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, ऑप्शन ये गलत हो गया। ये भी 7 का गुणज नहीं है, ये भी कट गया। केवल यही ऑप्शन 196 है, तो यही ऑप्शन जो 7 से कटेगा यही ऑप्शन मेरा सही हो जाए। संभव मान पूछा था, इसका क्या संभव मान हो सकता है, तो यही 196 हो सकता है। ये भी नहीं होगा, इसको 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, ये भी नहीं कटेगा। तो यही 196 आंसर था। तो यही था यूपीएससी सीसेट में पूछा गया, यूपीपीएससी सीसेट में। तो अब हम लोग ये अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। और लगभग एक पार्ट में, अब इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें रेशियो पूरा फिनिश हो गया। एक केवल और वीडियो बनेंगे केवल प्रैक्टिस वाला। और इसके बाद हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा मोटिवेट करिए लाइक और सब्सक्राइब से, और थोड़ा शेयर करते रहिए। बाकी जितना सपोर्ट मिलेगा उतना हम अच्छा करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और बता दें, बाकी आप लोगों की सभी कक्षाएं, लगभग सभी क्लास, चाहे वह जीएस की हो, रीजनिंग हो, सभी सुचारू रूप से चलने ही वाली हैं। कुछ दिन में हम जीएस भी पढ़वाएंगे किसी से, और रीजनिंग भी पढ़वाएंगे। मैथ, रीजनिंग और जीएस सब चलेगा, ठीक है। केवल आप लोग बने रहिए, ठीक है। थैंक्स।